बुलेटिन में बात होगी वोटिंग लिस्ट को लेकर विवादों से घिरे चुनाव आयोग की। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में बढ़ते टकराव और मजबूत होते इंडिया गठबंधन की। देखेंगे मथुरा जन्मभूमि विवाद पर हाईकोर्ट का क्या है फैसला, कैसे बीजेपी के खेल में फंस गई कंगना, जानेंगे क्यों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के निशाने पर आई मोदी सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई, सोनिया और राहुल गांधी की तरफ से खारिज किए गए ईडी के दावे, केस को बताया कानूनी तौर पर कमजोर। ऑपरेशन सिंदूर पर डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह के बयान पर विवाद, कांग्रेस ने संसद में चीन पर चर्चा की मांग दोहराई। डिप्टी आर्मी चीफ ने बताया चीन ने पाकिस्तान को दिया हथियार और लाइव डेटा। तेलंगाना पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले कहा जाता था कि तेलंगाना में केसीआर के अलावा किसी और की नहीं बनेगी सरकार, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत से यहां कांग्रेस की बनी सरकार। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 193 अंकों की तेजी के साथ 83,432 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 55 अंकों के उछाल के साथ 25,461 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य की सियासत में बवाल मच गया है। चुनाव आयोग की तरफ से शुरू किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर ने हंगामा खड़ा कर दिया है। 9 जुलाई को बिहार बंद बुलाया गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि वोटिंग लिस्ट में नाम तभी रहेगा जब वोटर यह साबित करेगा कि वो भारत का नागरिक है। तो क्यों चुनाव आयोग के फैसले पर मचा है बवाल और किसने बुलाया है बिहार बंद, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटिंग लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के चलते लोगों में डर दिख रहा है, क्योंकि उनका वोट संकट में दिखाई दे रहा है। सियासी दलों को अपने समीकरण बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालात ये हैं कि नीतीश कुमार के करीबियों के नाम भी वोटिंग लिस्ट से कटते दिख रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा यानी कि नालंदा में मतदाताओं के पास अपनी पहचान बताने के लिए सिर्फ आधार कार्ड ही एकमात्र प्रमाण पत्र है, मगर चुनाव आयोग के लिए ये सिर्फ एक रद्दी कागज की तरह है। और ऐसा है तो क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री के गांव में रहने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं हैं? क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि वोटिंग लिस्ट में नाम शामिल कराना है तो नागरिकता साबित करनी होगी। चुनाव आयोग की तरफ से नागरिकता का प्रमाण भी मांगा जा रहा है, लेकिन इसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और राशन कार्ड मान्य नहीं है। जबकि एक सर्वे में सामने आया है कि बिहार के 90% लोगों के पास पहचान के लिए आधार और वोटर आईडी कार्ड ही है, जिसे चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में लोगों को नए डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ रहे हैं और इसके लिए भी चुनाव आयोग ने सिर्फ 3 सप्ताह का समय दिया है। इसे लेकर कांग्रेस नेता और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया। 9 जुलाई को चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ बिहार बंद बुलाया गया है। पप्पू यादव ने कहा है कि गाँव वाले अपने यहाँ किसी भी बीएलओ को घुसने नहीं दे। अगर कोई बीएलओ आ भी जाए तो उसे जन्म का प्रमाण पत्र नहीं दे। पप्पू यादव ने 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान करते हुए विपक्षों से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का घेराव भी किया जाएगा। सांसद ने आगे कहा कि बिहार के सभी युवाओं, दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक और सभी समाज के लोगों से विनम्र आग्रह है, बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर भी अपने भाई बहन हैं। वो हमें फोन कर बता रहे हैं वो भी सरकार के भीषण दबाव में है। मतदाता पुनरीक्षण के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। वो गांव घर आए तो उन्हें प्रेम से चाय पिलाइए और विदा करे और कोई काम न करने दे। कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग दलितों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों से उनका मताधिकार छीनने की साजिश कर रहा है, जो लोकतंत्र पर सीधा हमला है। अपने इस फैसले को लेकर चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर आ गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए को भी झटके लग रहे हैं, तो महागठबंधन मजबूत होता जा रहा है। सियासी मौसम वैज्ञानिक भी दावे कर रहे हैं कि इस बार बिहार में महागठबंधन की जीत तय है। उनका कुनबा बढ़ता जा रहा है, तो एनडीए में शामिल दल एक दूसरे से भिड़ते दिख रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक चिट्ठी लिखी है और खुद को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की पेशकश कर दी। इस चिट्ठी में कहा गया है कि अगर सभी दल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो वोटों में बिखराव नहीं होगा। लेकिन आरजेडी ने एआईएमआईएम के लिए दरवाजे नहीं खोले। ओवैसी की पार्टी को मैसेज दिया गया है कि अगर वो बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उनकी पार्टी बिहार चुनाव नहीं लड़े। फिर भी इस मामले में अंतिम फैसला
लालू यादव और तेजस्वी यादव के हाथों में सौंपा गया है। वहीं आरएलजेपी के चीफ पशुपति पारस ने भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही महागठबंधन का दामन थामने जा रहे हैं। वो ज्यादा सीटों पर दावेदारी भी नहीं करेंगे, सिर्फ उन सीटों पर दावा करेंगे जहां उनकी पार्टी मजबूत है और चुनाव जीतने वाला नेता भी है। यानी महागठबंधन में शामिल होने के लिए सियासी दलों में होड़ मची हुई है, तो दूसरी तरफ एनडीए में खींचतान मची हुई है। चिराग पासवान की तरफ से सीटों को लेकर पहले से ही बीजेपी और नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है। वो बिहार में लगातार रैलियां कर रहे हैं और निशाने पर एनडीए के नेता ही है। चिराग ने 29 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के राजगीर में बहुजन भीम समागम रैली की। और अब छपरा, जहां से बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद हैं, वहां 6 जुलाई को राजेंद्र स्टेडियम में रैली कर रहे हैं। इसे नव संकल्प महासभा नाम दिया है। इसके बाद ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र मुंगेर और फिर जीतन राम मांझी के संसदीय क्षेत्र गया जी में भी रैली होगी। इसका ऐलान चिराग की तरफ से किया गया है। साफ है, चिराग अपने सहयोगी दलों को अपनी ताकत दिखा रहे हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि चिराग एनडीए को बड़ा झटका भी दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के तेवर भी सख्त होते दिख रहे हैं, जिसने एनडीए कैंप को संकट में डाल दिया है। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में बढ़ते टकराव को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि बीजेपी के सहयोगी उसे झटका दे सकते हैं। वैसे झटका तो हिंदू पक्ष को भी लगा है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला आ गया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। तो क्या थी हिंदू पक्ष की मांग और क्यों कोर्ट ने खारिज की याचिका? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये फैसला 23 मई 2025 को सुरक्षित रखे गए फैसले के बाद आया, जिसने धार्मिक और सामाजिक तनाव को और हवा दी है। हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने 5 मार्च 2025 को ये याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया कि मस्जिद के पास जमीन के कोई वैध दस्तावेज नहीं है। ये अतिक्रमण का मामला है। याचिका में मांग की गई थी कि मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किया जाए, क्योंकि इसे मस्जिद कहने का कोई आधार नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया। उनकी ओर से दलील दी गई कि हिंदू पक्ष का दावा तथ्यहीन और सरासर गलत है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ में इस मामले पर 4 बार सुनवाई हो चुकी है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। इस याचिका के अलावा हिंदू पक्ष की 18 अन्य याचिकाएं भी हाईकोर्ट में लंबित हैं, जिनमें मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़े दावे शामिल हैं। ये मामला धार्मिक संवेदनशीलता और ऐतिहासिक दावों के इर्द गिर्द घूमता है, जो मथुरा को अयोध्या जैसे विवादों की तरह चर्चा में ला रहा है। कोर्ट का ये फैसला जहां मुस्लिम पक्ष के लिए राहत है, वहीं हिंदू पक्ष की अन्य याचिकाओं पर चल रही सुनवाई से इस विवाद के और तूल पकड़ने की आशंका बनी हुई है। मथुरा का ये मसला न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लंबे वक्त से छिड़े इस विवाद पर आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया है। इस बीच अक्सर ही विवादों में रहने वाली बीजेपी सांसद कंगना रनौत का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। हिमाचल के मंडी में पिछले कुछ दिनों से बारिश की वजह से तबाही देखने को मिल रही है। इस दौरान राज्य की कांग्रेस सरकार तो बचाव में लगी है, लेकिन मंडी की सांसद कंगना रनौत कहां गायब है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब पता चल रहा है कि कंगना तो बीजेपी की पॉलिटिक्स का शिकार हो गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मंडी में भारी बारिश की तबाही के बीच सांसद कंगना रनौत कहां है, इसे लेकर सवाल उठ रहे थे। विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के नेता भी इसे इशारों में कह रहे थे कि जिन्हें फिक्र है वो यहाँ है, जिन्हें चिंता नहीं है उनके बारे में हम क्या कहें। आपको बता दें कि इस तरह की बात पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कही थी, लेकिन अब कंगना ने सफाई दी है कि जयराम ठाकुर के कहने पर ही वो मंडी नहीं आई। एक पोस्ट में कंगना ने लिखा, हिमाचल में लगभग हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही को देखना दिल दहला देने वाला है। मैंने सेराज और मंडी के अन्य इलाकों में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सम्मानित नेता जयराम ठाकुर ने सलाह दी कि जब तक संपर्क और प्रभावित इलाकों तक पहुंच बहाल नहीं हो जाती तब तक इंतजार करें। आज मंडी डीसी ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। इस पर अधिकारियों की मंजूरी का इंतजार है। जल्द से जल्द वहां पहुंचूंगी, धन्यवाद। बता दें कि 3 जुलाई को बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर से पूछा गया था कि कंगना रनौत मंडी के प्रभावित इलाकों से दूर क्यों है। इस पर उन्होंने कहा, मुझे मालूम नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। हम लोग यहाँ हैं, मंडी के लोगों के साथ जीने मरने के लिए हम यहाँ हैं। जिनको इसकी चिंता नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। जयराम ठाकुर के बयान को कांग्रेस ने एक्स पर शेयर किया और निशाना साधते हुए लिखा, सांसद कंगना को मंडी के लोगों की चिंता नहीं है,
ये बात हम नहीं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर कह रहे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश की मंडी में बादल फटने से लोग भीषण त्रासदी से जूझ रहे हैं, लेकिन मंडी की सांसद कंगना रनौत गायब हैं। सांसद कंगना रनौत को मंडी के लोगों की चिंता नहीं है। ये बात हम नहीं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कह रहे हैं। इस सारे विवाद के बाद अब कंगना की सफाई तो आई है, लेकिन सवाल बरकरार है कि क्या कंगना अपनी मर्जी से बीजेपी में कुछ नहीं कर सकती है। इस पूरी घटना को लेकर कंगना एक बार फिर विवादों से घिर गई हैं। वही चर्चा जस्टिस ओका के बयानों की भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अभय एस ओका ने कहा है कि न्यायपालिका को हर दौर में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने न सिर्फ इस बात पर चिंता जाहिर की, बल्कि कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी मिलने में देरी पर सरकार पर भी सवाल खड़े किए। तो और क्या कुछ कहा जस्टिस ओका ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव की खबरें तो पहले से ही सामने आती रही हैं। बीजेपी के सांसदों ने तो खुलकर सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए हैं। कोर्ट के काम में दखलंदाजी के आरोप भी मोदी सरकार पर लगे हैं। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस ओका ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर अड़ंगे लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से नियुक्ति के लिए जिस जज के नाम की सिफारिश की जाती है, सरकार उसकी मंजूरी देने में आनाकानी करती है। कई मामलों में 9 महीने, 10 महीने तो कभी साल लग जाते हैं। सरकार की निष्क्रियता न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को कमजोर कर रही है। दरअसल मोदी सरकार पर यह आरोप पहले से ही लगते रहे हैं कि कुछ जजों की नियुक्ति के मामले में तो वो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश मिलने के कुछ घंटों में ही मंजूरी दे देता है, तो कुछ मामलों में वो मंजूरी देने में साल भर का भी समय ले लेता है। इसी पर जस्टिस ओका ने सवाल उठाए हैं। गोवा में जस्टिस HR खन्ना मेमोरियल लेक्चर में अपने संबोधन के दौरान पूर्व जज ने कहा कि न्यायपालिका की आजादी आज भी चुनौती के घेरे में है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे पास कॉलेजियम प्रणाली है, इसके कामकाज से जुड़े हर दस्तावेज को पारदर्शी बनाया जाता है। आज कॉलेजियम की तरफ से सिफारिश को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे वेबसाइट पर डाल दिया जाता है, फिर भी सरकार अपनी मंजूरी देने में साल भर से भी ज्यादा का समय ले लेती है। एक बार जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का प्रस्ताव वेबसाइट पर आ जाता है, तो कृपया उस व्यक्ति की मानसिकता की कल्पना करें। उसे काम नहीं मिल पाता, उसे लगता है कि वो न्यायाधीश बनने जा रहा है, लेकिन उसे 9 महीने, 10 महीने या 1 साल या उससे भी ज्यादा समय तक इंतजार करना पड़ता है। क्या इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होगी? पूर्व जज ने मोदी सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पूर्व जज ने मोदी सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, तो सवाल पीएम मोदी के विदेश दौरे को लेकर भी उठ रहे हैं। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद की पीएम कमला प्रसाद बिसेसर को बिहार की बेटी बताया और उन्हें राम मंदिर का मॉडल, सरयू नदी का जल और महाकुंभ का जल भेंट किया। पीएम मोदी के संबोधन और भेंट को बिहार चुनाव और आने वाले वक्त में यूपी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी विदेशी दौरों के जरिए घरेलू राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों इस तरह के आरोपों से घिर गया पीएम मोदी का ये दौरा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अब तक के सबसे लंबे विदेश दौरे के सिलसिले में त्रिनिदाद पहुंचे, लेकिन इस दौरे ने भारत में भी सियासी हलचल मचा दी है। पोर्ट ऑफ स्पेन में पीएम मोदी का स्वागत हुआ, जहां त्रिनिदाद की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर और उनके 38 मंत्रियों ने उनकी अगवानी की। मोदी ने कमला को बिहार की बेटी कहकर संबोधित किया और उन्हें अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल, सरयू नदी का जल और महाकुंभ का जल भेंट किया। उन्होंने भारतीय प्रवासियों की साहस भरी यात्रा की तारीफ भी की और कहा कि वे गंगा यमुना छोड़ आए, लेकिन रामायण को दिल में बसाए रखा। लेकिन इस बीच पीएम मोदी के इस दौरे पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1968 की त्रिनिदाद यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि भारत त्रिनिदाद संबंधों की नींव पहले ही रखी जा चुकी थी। पार्टी नेता जयराम रमेश ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया और पूछा कि क्या ये दौरा बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया, क्योंकि मोदी ने बिहार की विरासत और कमला के बिहारी मूल पर जोर दिया। विपक्ष का आरोप है कि मोदी विदेशी दौरों के जरिए घरेलू राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी समर्थकों ने इसे भारत की वैश्विक साख बढ़ाने वाला कदम बताया, लेकिन इस बीच इस दौरे ने भारत में राजनीतिक बहस को हवा दे दी है। पीएम मोदी का ये दौरा सुर्खियों में है, तो चर्चा ट्रंप के टैरिफ को लेकर भी गर्मा गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर टैरिफ को लेकर सख्त रुख अपना रहे हैं और अब ट्रंप की एक घोषणा ने सबको चौंका दिया है। वो 9 जुलाई की डेडलाइन से पहले ही टैरिफ को लेकर कई देशों को लेटर भेज रहे हैं, जिससे भारत की चिंता भी बढ़ गई है। तो क्या खत्म हो गई 9 जुलाई की डेडलाइन? टैरिफ को लेकर क्या है ट्रंप का फैसला? क्या लिखा है उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक फैसलों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया।
इनमें से ही एक है टैरिफ का फैसला, जिसे लेकर पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर छिड़ गई थी और अब एक बार फिर ट्रंप इसे लेकर सख्त रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वो आज रात से ही 10 से 12 देशों को लेटर भेजने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये तो साफ नहीं किया कि किन देशों को वो लेटर भेजेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि जिन देशों के साथ अमेरिका की अभी ट्रेड डील नहीं हुई है उनको ये लेटर जारी किया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैं देशों को लेटर भेजकर ये बताऊंगा कि या तो वो अमेरिका से व्यापार समझौता करें या फिर टैरिफ भुगतने के लिए खुद को तैयार कर लें। हमारे पास 170 से ज्यादा देश हैं और आप कितने सौदे कर सकते हैं। इस चिट्ठी में बताया जाएगा कि किस देश को कितने टैरिफ का भुगतान करना पड़ेगा। यानी ट्रंप का ये लेटर टैरिफ को लेकर एक चेतावनी है। दरअसल ट्रंप ने भारत का नाम लेते हुए कई देशों पर यह आरोप लगाया था कि ये देश अमेरिकी सामान पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं और इसी के जवाब में अमेरिका अब उन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। इसके लिए ट्रंप ने भारी भरकम टैरिफ का ऐलान भी कर दिया, जिसके बाद चीन और अमेरिका में टैरिफ वॉर छिड़ गई थी। हालांकि बाद में ट्रंप ने 9 जुलाई तक की राहत दे दी थी और अब डेडलाइन खत्म होने से पहले उनका ये रुख भारत की चिंता को बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच लंबे वक्त से ट्रेड डील पर बातचीत तो चल रही है, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भारत अब अमेरिका के लिए अपने बाजार खोल रहा है और टैरिफ कम करने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन भारत का साफ कहना है कि वो अमेरिका के साथ डील जरूर करना चाहता है, लेकिन पूरी तरह अपनी शर्तों पर। ऐसे में ट्रंप का ये रुख भारत समेत तमाम देशों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। वैसे जिस तरह से तमाम मुश्किलों के बाद ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल कांग्रेस से पारित हो गया, उसके बाद ट्रंप के तेवर और तीखे नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कहीं टैरिफ पर उनका ये रुख दुनिया में आर्थिक मोर्चे पर जंग न छेड़ दे। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र में बाढ़ आ गई तो वहां की सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत वहां पर बाढ़ का जायजा तक लेने नहीं गई। आरोप वहां के पूर्व सीएम पर लगा दिए। अब जनता को ये देखना है कि उसको काम करने वाले लोगों को चुनकर लाना है या फिर एक्टिंग करने वालों को लाना है। वैसे पिछले 11 साल से तो एक्टिंग करने वालों को ही जनता झेल रही है ना। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबर।